कि सारी दुनिया से दूर हो जाऊं, तेरी आंखों का नूर हो जाऊं, तेरी राधा बनूं बनूं न बनूं, तेरी मीरा ज़रूर हो जाऊं। नमस्कार, मैं रवि कुमार और आप देख रहे हैं दैनिक भरोसा। हम ऐसे में आपकी मुलाकात कराते हैं डॉक्टर सरिता शर्मा, जो कि हिंदी की कवयित्री हैं। उनसे जानेंगे कि इस कवयित्री रही हैं तो हिंदी साहित्य का जो सफ़र है, काव्य पाठ का जो सफ़र है, वो कैसा रहा, इस दौरान किस तरह का उन्होंने उतार चढ़ाव देखे हैं। मैम, सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद। मैम, पूरा जो उतार चढ़ाव रहा, पहले तो संक्षेप में बताएं कि किस तरह की जर्नी थी और कैसे स्टार्ट हुआ ये। मैं ये समझती हूँ कि कविता भले ही कितनी बातें लोग करें कि सीखने की चीज़ है, आजकल तो सिखाने के कोर्स चलने लगे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि कविता गॉड गिफ्ट होती है। और अगर गॉड गिफ्टेड है, भगवान ने आपको कविता का वरदान दिया है, तो आप उसे संवार सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। लेकिन कविता, किसी को ज़बरदस्ती कवि नहीं बनाया जा सकता। कवि व्यक्तित्व तो पैदा होते हैं। तो बचपन से ही मेरी रुचि थोड़ी सी प्रकृति के साथ और संवेदनशील ज़्यादा थी, इस तरह का था। मैं कविताएँ लिखती थी, लेकिन उन्हें कविताएँ समझकर नहीं लिखती थी। मेरे लिए कविता लिखना एक डायरी लिखने की तरह था हमेशा। और बाद में मैं साइंस की स्टूडेंट रही, नौकरी की मैंने कॉलेज में, रेडियो स्टेशन पर भी लगभग 10 साल मैंने कैजुअल अनाउंसर, ड्रामा आर्टिस्ट काम किया। लेकिन अंततोगत्वा ये हुआ कि कविता इतनी ज़्यादा मुझ में जगह बनाती चली गई कि मंचों ने मुझे अपनी ओर खींच लिया ज़बरदस्ती, जो कि मैं कभी रुचि नहीं थी मेरी मंचों पर। लेकिन मंचों ने मुझे इतना मान सम्मान, इतना प्रेम दिया कि मंच के अलावा और चीज़ें, नौकरी वोकरी सब छूट गई असल में। और मेरी यात्रा बहुत अच्छी रही है। मुझे संसार में जो सबसे कीमती चीज़ें मिली हैं, उनमें से अगर कहूँ तो कविता का वरदान और मेरे श्रोताओं का, पढ़ने वालों का प्यार। इससे बढ़कर कीमती शायद कुछ भी नहीं है मेरे पास। साहित्य के सफ़र के साथ साथ आप राजनीतिक उठापटक के बीच में भी रहे हैं, तो कुछ राजनीति की कुछ झलकियाँ जो आपको याद हों कि यहाँ कुछ विशेष हुआ। हाँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं राजनीति में कभी नहीं रही, लेकिन कुछ पार्टीज ऐसी होती हैं, जैसे कि पहले ये था, अब तो कम हो गया है, कि राज्यसभा में दिनकर जी को नेहरू जी ने स्थान दिया था, और भी बहुत बड़े साहित्यकारों को, बेकल उत्साही जी को राज्यसभा सदस्यता दी गई थी। इसी तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने प्रदेश का नाम ऊंचा करने वाले कवियों को, साहित्यकारों को मंत्री पद दिए थे, और मतलब दर्जा प्राप्त मंत्रियों के पद दिए थे। तो वो पुरुषों को हमेशा देते थे और मुझे देना चाहते थे। मैं इन चीज़ों से बचती थी। यही राजनीति, क्योंकि हम लोग भावुक लोग होते हैं। अगर हम में सच्चाई नहीं है, सरलता नहीं है, भावुकता नहीं है, तो हम कवि नहीं हैं, मैं ऐसा मानती हूँ। और अगर सरल हैं, सच्चे हैं, भावुक हैं, तो आप राजनीतिज्ञ नहीं हो सकते। तो मैं राजनीति से एक दूरी बरतती रही हमेशा, लेकिन राजनीति ने मुझे हमेशा बहुत सम्मान दिया। पिछले वर्षों में, अभी 2-3 वर्ष पहले राष्ट्रपति भवन में भी मुझे आमंत्रित किया गया था काव्य पाठ के लिए, जिसमें देश के सिर्फ 3 कवि थे, पद्मश्री अशोक चक्रधर जी, डॉक्टर हरिओम पवार जी और मैं। और मेरा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी समेत कैबिनेट और पूरे देश के राज्यपालों का वो अधिवेशन था, वो सपत्नीक राज्यपालगण बैठे हुए थे और देश की क्रीम जेंट्री थी सुनने वाली, और सबने मेरी कविताओं को बेहद आशीष दिया। स्वयं मोदी जी ने, राष्ट्रपति महोदय ने मेरा सम्मान किया, और मेरे लिए वो अविस्मरणीय रहेगा। और तमाम पार्टियों ने, मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ इन्हीं नहीं, उसी प्रकार सरकार ने मुझे सम्मान स्वरूप मंत्री पद भी दिया था, और मुझे सलाहकार संस्कृति विभाग बनाया गया था, और भारतेंदु नाट्य अकादमी की अध्यक्ष बनाया गया था। तो मैंने उस काम का भी पूरा आनंद लिया, क्योंकि वो कला क्षेत्र ही थे, और मुझे बहुत अच्छा लगा उससे जुड़ के। जिस तरीके से साहित्य को आपने पूरा जीवन दिया, तो ऐसे में साहित्य की सेवा करने के साथ साथ कहीं ना कहीं सम्मान, पुरस्कार, किस तरह के आपको पुरस्कृत किया गया? देखिए, पहले तो मैं आपके वाक्य को पलटना चाहूँगी। मैंने साहित्य को जीवन नहीं दिया, साहित्य ने मुझे जीवन दिया। और साहित्य ने जब मुझे जीवन ही दिया है, जीवन जीने की लालसा, उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, सब कुछ मुझे कविता से मिलता है और मेरे श्रोताओं से मिलता है। तो मुझे लगता है कि शुरू से ही, बहुत शुरू से मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से रही जिन्हें हाथों हाथ लिया गया, जिन्हें कोई बहुत मंच पाने के लिए कभी संघर्ष नहीं करने पड़े, अपने आप कभी प्रयास किए बिना मुझे सम्मान, पुरस्कार मिलते रहे। सबसे पहला जो सम्मान मिला था वो मुझे, मैं मथुरा में रहती थी, तो ब्रज कोकिला
महिला की उपाधि दी गई थी एक संस्था के द्वारा, और उसके बाद महादेवी वर्मा ट्रस्ट द्वारा महादेवी वर्मा पुरस्कार दिया गया, और तमाम पुरस्कार जो मुझे अभी पूरी तरह से याद भी नहीं है, लेकिन राशि की दृष्टि से देखें तो 11 लाख रुपए की सरकारी जो राशि का पुरस्कार था उत्तर प्रदेश का यश भारती, वो मुझे मिला, और उसके बाद उन्होंने 50,000 रुपये पेंशन भी आजीवन उसमें रखी। तो ये मेरे लिए बहुत ही एक सपोर्टिव चीज़ भी थी। और तमाम पुरस्कार सम्मान मुझे बहुत सारे याद नहीं, निराला सम्मान मुझे मिला है, और कैलाश गौतम पीठ ने कैलाश गौतम सम्मान, और बहुत सारे मुझे सब याद नहीं है इस समय। काव्य पाठ के लिए आप केवल देश में ही काव्य पाठ करती हैं या फिर बाहर भी आप जाते हैं? नहीं, मैं देश के बाहर, मेरा सौभाग्य है कि मेरे 7 पुश्तों में किसी ने देश के बाहर कोई नहीं गया था, लेकिन मुझे कविता के कारण बहुत सारे देश घूमने का, 2 बार मैं इंग्लैंड की यात्रा करके आई, जिसमें कि इंग्लैंड के बहुत सारे शहरों में हमने यात्रा की, यूएई, और मैंने मॉरिशस, दुबई, शारजाह और सिंगापुर, मलेशिया, और तमाम देश मुझे इस समय याद भी नहीं है सारे, लेकिन अमेरिका विशेष रूप से, अमेरिका आपको पता है बहुत बड़ा देश है, तो अमेरिका में मैं 5वीं बार अब फिर जा रही हूँ। मैं उन सौभाग्यशाली महिला कवित्रियों में से हूँ जो बहुत बार बुलाई गई हैं और बहुत सम्मान से जिन्हें सुना जाता है। वहाँ मेरे 26-27 कार्यक्रम हैं जो इंटरनेशनल हिंदी एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के द्वारा आयोजित हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी, सबसे प्रतिष्ठित और सबसे पुरानी संस्था है जो हिंदी के लिए काम कर रही है अमेरिका में। और इन्होंने जब सबसे पहला कवि सम्मेलन कराया था तो बाबू गुलाब खंडेलवाल जी और हमारे प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को बुलाया था। तो उस श्रृंखला में मैं अब ये उनके तीसरी बार जा रही हूँ उनकी श्रृंखला में। तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ। मुझे बचपन से घूमने का बहुत शौक़ था और कवि सम्मेलनों के कारण मेरी दुनिया देखने की चाहत बहुत ज़्यादा पूरी हुई है। कोई पंक्तियाँ हैं जो आपको अविस्मरणीय रही हों, जिनको आप बार बार याद करते हों, श्रोताओं के बीच बड़ी लोकप्रिय हुई हों? ऐसी बहुत सारी पंक्तियाँ हैं, क्योंकि मेरा तो अब ये आयु हो गई, मंचों पर ही 30 वर्ष हो गए, लेकिन मैं कक्षा 6 में पढ़ती थी तब से कविताएं लिखती हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मैंने लिखी होंगी, और बहुत सारी कविताएं मेरी लोकप्रिय भी हैं। लेकिन जो सर्वाधिक पहचान की कविता पंक्तियाँ बनी, मुक्तक एक बताऊँ, गीत तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक मुक्तक जिसको ज़मीन बनाकर लोगों ने बहुत लिखा उस विषय पर कि सारी दुनिया से दूर हो जाऊं, तेरी आँखों का नूर हो जाऊं, तेरी राधा बनूं न बनूं, तेरी मीरा ज़रूर हो जाऊं। बहुत धन्यवाद मैम। लेकिन एक चीज़ और, एक सवाल, अंतिम सवाल है कि सभ्यता, संस्कृति और हिंदी को जीवंत रखने के लिए किस तरह के प्रयास ज़रूरी हैं, किस तरह की निरंतरता ज़रूरी है? देखिए, मैं हमेशा ये कहा करती हूँ कि हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं, हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं, हिंदी माह मनाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब मनाना अपनी जगह ठीक है, लेकिन जब तक हम हिंदी भाषी होने पर गर्व नहीं करेंगे और हिंदी को दिल से नहीं अपनाएंगे और अपनी भावना उसमें नहीं जोड़ देंगे, क्योंकि सिर्फ विचार से काम नहीं चलेगा। जब तक आपकी भावना उसके साथ नहीं जुड़ेगी, मतलब आप उसके लिए पैशनेट नहीं होंगे, आप उसके लिए आग्रही नहीं होंगे, गर्वित नहीं होंगे। हम लोग बहुत देखती हूँ लोगों को कि अपने छोटे छोटे बच्चों से अंग्रेज़ी में बात करते हैं, ये नोज़ है, ये ईयर है। क्यों नहीं हम उनको नाक कान सिखाते? नोज़ ईयर तो वो बड़े होकर स्कूल में जाके सीख ही लेंगे। मैं मानती हूँ कि अंग्रेज़ी और दूसरी भाषाएं अपनी जगह ज़रूरी हैं। अंग्रेज़ी वैश्विक भाषा है तो तरक्की के लिए ज़रूरी है, लेकिन प्यार आप अपनी भाषा से ज़रूर करें, गर्व अपनी भाषा पर होना चाहिए और अपनी भाषा ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल की जानी चाहिए। मैं ये मानती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सरिता जी, जिन्होंने बताया अपने जीवन के उतार चढ़ाव के बारे में। इन्होंने ये पूर्व में मंत्री भी रही हैं, कई सारे पुरस्कार भी इन्हें दिए गए हैं। ऐसी ही और शख्सियत के साथ आपको रूबरू कराते रहेंगे। कुछ समय अंतराल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।